जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अनुभव सुनाऊंगी आप सभी को, पर उससे पहले आज आया है 5 ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट। तो पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा एक अनुभव। तो जो फर्स्ट ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैम 4 साल से रिलेशनशिप में है। इनकी पेरेंट्स रिश्ते से राज़ी हैं, पर जिनके साथ इनका रिलेशनशिप है उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। मैम चाहती हैं कि वो भी राज़ी हो जाए। अलग कास्ट होने के वजह से ये रिश्ता टूट ना जाए और दोनों परिवार के आशीर्वाद आशीर्वाद के साथ ये शादी हो जाए। सो प्लीज़ इनके लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा ताकि इनकी शादी इनके प्यार के साथ हो। साईं इनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करे। ओके, अब जो नेक्स्ट ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट है, देखिए मैम 5 साल से बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, पर मार्क्स कम होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस साल मैम ने अपना लास्ट ट्राई किया है। प्लीज़ साईं से प्रार्थना कीजिए ताकि इनका जो लास्ट अटेम्प्ट है ना वो सक्सेसफुल हो जाए और उनको जॉब मिल जाए। इस बार मार्क्स कम ना मिले, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स मिले और इनको जॉब मिल जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना एक जॉब की अहमियत क्या है। सो प्लीज़ 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 मैम के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, भूलिएगा मत। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ आप सभी को। ये जो रिक्वेस्ट है आप सब देख के ही मतलब आप सभी को देख के ही समझ आ गया होगा कि ये कमेंट सेक्शन पे आया है, राइट। अब क्या होता है ना, जब आपको ग्रुप प्रेयर करवाना होता है और आप कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं तो क्या होता है, मैं मिस कर जाती हूँ फॉर द वेरी सिंपल फैक्ट कि इतने सारे कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैं मिस कर जाती हूँ। और अगर मैं मिस कर जाती हूँ तो आपका जो ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट है वो भी मिस हो गया। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ग्रुप प्रेयर करवाना है तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। पर प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप मत लिखिए कि ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट करवा दो। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं मिस कर जाती हूँ फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि मेरे लिए इतने सारे कमेंट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं होता और मैं नहीं चाहती कि आप इतने प्यार से, इतने आस्था से ग्रुप प्रेयर करवाने को बोल रहे हो और वो मैं मिस कर गई, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो रिक्वेस्ट आया है, मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, वीडियो अपलोड करने के 2 मिनट के 5 मिनट के बाद ही ये वाला रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने नोटिस किया था, ठीक है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन पे मत रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ओके, जो थर्ड ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पर देखिए, इनकी बेटी का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चुका है 17 दिसंबर 2023 को, और एग्ज़ाम का रिजल्ट इनके बेटी के फेवर में हो, वो सेलेक्ट हो जाए, इसलिए वो ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट करती हैं। सो प्लीज़ मैसेज आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। इनकी बेटी एक बहुत क्रूशल टाइम से गुजर चुकी हैं और इनके लिए भी जॉब बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। सो प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा ताकि इनका सिलेक्शन हो जाए और इनको जॉब मिल जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट जो ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो डिवोटी हैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं। कोई सेविंग्स नहीं है इनका, घर में 4 मेंबर्स हैं पर 3 लोग के पास जॉब नहीं है। सर्वाइवल इनका बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बेसिक जो घर का खर्चा होता है ना वो भी नहीं निकल पा रहा है। बहुत मुश्किल से वो अपना रोज़ का खर्चा अरेंज कर रहे हैं। सो प्लीज़ प्रेयर कीजिए इनके लिए ताकि इस टफ सिचुएशन से ये सब जल्द से जल्द बाहर आ जाए। देखिए, पैसे की ज़रूरत सभी को है और जहाँ पे आप डेली के बेसिक जो नीड्स है वो अरेंज करने में मतलब डगमगा जा रहे हो, तो आप समझ पा रहे कि इनका सिचुएशन कितना टफ है। सो प्लीज़ प्लीज़ मैम के लिए प्रार्थना, आई डोंट नो ये मैम है या सर है, बट प्लीज़ इनके लिए प्रार्थना कीजिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि इनका जो फिनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाए, ठीक है। और जो नौकरी इन्हें चाहिए मिल जाए, सर्वाइवल इनका स्मूथ हो। प्लीज़ प्रार्थना कीजिए इनके लिए। जो आखिरी ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट है,
जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये 1 महीने से ऊपर बीमार है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी हैं, पर प्रॉब्लम क्या है वो ठीक से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इनका फास्ट रिकवरी के लिए प्लीज़ प्रेयर कीजिए। 1 महीने के ऊपर से बीमार, डॉक्टर भी दिखा रही हैं, पर प्रॉपर जो कॉज है वो डायग्नोस नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ 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 साईं से प्रार्थना कीजिए ताकि इनका सेहत ठीक हो जाए। जो भी बीमारी है, जो रूट कॉज है, उसका पता चले, प्रॉपर से ट्रीटमेंट हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। प्लीज़ आज जो मैंने 5 ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट आप सभी के पास लाई हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनम्रता से आप सभी के पास रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इन 5 के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। आप सभी प्रार्थना कीजिएगा और आपको पता नहीं है कि आप सभी के प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और भगवान सुनेंगे, इनकी भी सुनेंगे। और हम सब जब एकजुट होकर मिलके प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना भी रंग लाती हैं। सो प्लीज़ 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 ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। तो आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी मधु जी का अनुभव। भगवान कौन है, क्या है भगवान, इन्हें कुछ पता नहीं था। इन्हें बस इतना पता था कि अगर कोई इनको सुनते हैं तो वो इनके दादाजी हैं। मैम के लिए उनके दादाजी ही उनके भगवान थे। कॉज मधु जी कहती हैं कि उनके दादाजी के गुजर जाने के बाद भी वो सुनते थे मधु जी को। साल 2010 जब मधु जी स्कूल में पढ़ रही थी, तब अगर कोई उन पे हाथ उठाता या फिर किसी के साथ झगड़ा होता या टीचर से डांट मिलती, तो मैम अपने दादाजी के समाधि के पास बैठकर रोती थी और अपना दुख दादाजी के साथ शेयर करती थी। और कभी कभी रात को सोने से पहले ब्लैंकेट के अंदर चुपके चुपके दादाजी से बात करती थी, रोती थी। और जब वो सो जाती तो दादाजी सपने में आते, मधु जी के साथ बहुत सारी बातें करते और प्यार करते। तो ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैम क्लास 5 में पढ़ती थी और ये सिलसिला चलता रहा जब वो पढ़ रही थी क्लास 9 में। अब एक दिन एज़ यूजुअल अपनी दिल की बात दादाजी से कहने के बाद वो सो गई। पर उस दिन सपने में दादाजी नहीं आए, आया कोई और, आया एक फ़कीर। अब जिनके सर पे सफ़ेद कपड़ा था, कांधे में झोली, मतलब मैम ने साईं को सपने में देखा। तो सपने में वो फ़कीर मैम के पास आके बैठा, ठीक उसी तरह जैसे मैम के दादाजी बैठा करते थे। मैम को साईं के बारे में ना कुछ पता नहीं था, तो जैसे ही आँख खुली वो बहुत नाराज़ हो गई कि ये कौन था जो मेरे सपने में आया और क्यों आया दादाजी के बदले में। इसके लिए आज मैं दादाजी को नहीं देख पाई सपने में। सो शी वॉज रियली वेरी एंग्री, ठीक है, कि दादाजी के बदले में ये कौन फ़कीर आ गया। अब कुछ दिन बीता और मैम की एक फ्रेंड थी जिनका नाम था सोनाली। तो वो, मतलब मैम की फ्रेंड जिनका नाम था सोनाली, वो मैम को साईं बाबा के बारे में बताती हैं। और वो ये भी बताती हैं मैम को कि मेरे घर में भी साईं बाबा की मूर्ति है, मैं पूजा करती हूँ। तो एक दिन मेरी जो सौतेली माँ है मुझे डांटती है और मैं साईं बाबा के पास रो रही थी। तो तब मैंने देखा कि साईं बाबा भी रो रहे हैं, पर उनकी आँख से भी आंसू निकल रहे हैं, पर वो आंसू शहद का था। मतलब आँख से आंसू निकलने के वजह शहद बह रहा था। ठीक है, ये सोनाली मतलब मैम की जो दोस्त है वो मैम को ये कहानी बताती है। तो मैम को लगा था क्या ये सच में ऐसा हो सकता है, एक मूर्ति कैसे रो सकता है, और वो भी शहद के आंसू। तो मैम ने अपनी फ्रेंड की बात मजाक में ले ली थी, क्योंकि उनको पता नहीं था ना साईं के बारे में, साईं कितने चमत्कार करते हैं, वो अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, मैम को ये सब कुछ पता नहीं था। सो ये बात वो पूरे मजाक में लेती है। पर साईं भी मैम को सिखाते हैं, मतलब दिखाते हैं कि किसी का बात जब तुम मजाक में लेती हो तो उसके ऊपर क्या बीतता है, ये भी साईं मैम को सिखाते हैं। तो इतने दिनों से मैम खाली साईं के बारे में सुन रही थी। साईं उन्हें स्वप्न दर्शन देते भी हैं, पर इनको समझ नहीं आया। अब एक दिन क्या होता है, घर में किसी ने ज़ोर से
मैम के दादी को पुकारा, कहा कि 6:30 बज चुके हैं, टीवी पर साईं बाबा सीरियल स्टार्ट हो गया है। ओके, ये सुन के वो दौड़ के आती है देखने के लिए कि ये साईं बाबा है कौन। जब टीवी पर वो साईं को देखती है ना, तो वो पजल हो जाती है कि ये जो टीवी पर जिसे सब साईं बाबा बोल रहे हैं, यही मेरे सपने में आ चुका है। इनको मैंने दादाजी के प्लेस में सपने में देखा है। ये सोचकर, मतलब ये सब सोचकर कि मैंने इनको सपने में भी देखा है, टीवी पर इसको सभी साईं बाबा बोल रहे हैं, मैंने दोस्त के पास से भी सुना है साईं बाबा के बारे में, ये सब सोचकर वो बहुत पजल्ड हो गई और बहुत डिस्टर्ब हो गई। जब रात को सब सो गए ना, तब मैम अंधेरे में एक कोने में बैठ के रोने लगी और मन ही मन कहने लगी कि आप कौन हो, क्या आप भगवान हो, आप मेरे सपने में क्यों आए, मुझे ये सब कुछ पता नहीं है। तो क्या मेरी दोस्त सोनाली आपके बारे में सच कह रही थी? अगर आप सच में भगवान हो तो मुझे आप दर्शन दो। और वो ये क्या कहते हैं, बोल रही थी और रो रही थी। ठीक है, मतलब अकेले अकेले में ये सब बोल रही थी और बहुत रो रही थी। और ये सब ना वो तब बोल रही थी, मतलब साईं से वो बातें कर रही थी तब जब रात को सब सो चुके थे, तो लाइट ऑफ था और वो बोल रही थी कि मुझे आप दर्शन दो, मुझे प्लीज़ आप दर्शन दो। ठीक है, अब क्या होता है, अंधेरे में वो एक परछाई देखती है। अंधेरा था पर अंधेरे में भी वो एक परछाई देखती है और उस परछाई का आकार साईं का ही था। मतलब परछाई देख के वो फिगर आउट करती है कि ये वही है, ये उन्हीं का परछाई है जिन्हें मैं सपने में देख चुकी हूँ, टीवी में भी देखा है, ये वही है। ठीक है, वो फिगर आउट करती हैं और वो कहती कि साफ साफ वो कुछ देख नहीं पाती पर वो महसूस करती है कि वो साईं है और वो वही सो जाती है जहाँ पे वो रो रही थी। कुछ दिन बाद मैम की जो दादी हैं, उनका तबीयत खराब हो जाता है। सीरियस थी वो, मैम बहुत उदास थी। डर था उनको कि दादी को कुछ हो ना जाए। एज़ यूजुअल वो अपने दादाजी के समाधि के पास जाके बैठी और वहाँ पे बहुत रो रही थी। ठीक है, अपने दादाजी से कह रही थी कि दादी को ठीक कर दो ताकि उनको कुछ हो ना जाए। वो बताती हैं कि दादाजी के समाधि के पास आम का पेड़ था और उस वक्त जब मैम रो रही थी तब वहाँ बहुत सारे बंदर थे। ठीक है, जो उथल पुथल कर रहा था। और मैम बताती है कि मैम को रोते देख सभी बंदर शांत हो जाता है और उनमें से जो सबसे छोटा बंदर था ना, वो मैम के पास आता है और मैम के आंसू पोंछता है। तब मैम डर के मारे घर भाग जाती है। नेचुरली कि बंदर आके आपका आंसू पोंछे इतना करेज तो किसी पे नहीं होता है ना, तो वो डर के अंदर भाग जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जब मैम ने सबको बताया ये बात, बंदर वाली बात, कि वो रो रही थी, बंदर आंसू पोंछ रहा था, तो सब ने ये बात मजाक पे ली। तब मैम को रियलाइज़ हुआ कि किसी के बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए और उनको एहसास होता है कि जब उनकी फ्रेंड सोनाली ने उन्हें साईं के बारे में कहा था कि साईं के आंखों से शहद बह रहा था, जब साईं ने उनका दुख सुना था कि सौतेली माँ डांट रही है, और ये सब सुन के मैम ने बहुत मजाक उड़ाया था, मज़े में ले लिया था ये बात, तो उनके दोस्त को भी शायद अच्छा नहीं लगाया। तो साईं का मतलब प्रोसेस देखिए, वे देखिए साईं कैसे एहसास दिलाते हैं कि तुमने जो किया था वो गलत था। सो साईं का टीचिंग का जो प्रोसेस है ना, बहुत अलग होता है। नॉट नेसेसरीली हर वक्त वो आके आपको समझा देंगे, कभी कभी ना वो आपके माइंड पे काम करते हैं। ठीक है, आपके मतलब ऐसे अंदरूनी काम कर देते हैं ना साईं, जो आप समझ पाएंगे और आपको एहसास होगा कि ये कोई नहीं, ये मेरे साईं है। तो साईं ऐसे एहसास दिलाते हैं माधुरी जी को कि किसी का भी बात, किसी के भी सीरियस बात को मजाक पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जब हम अपने बहुत ही करीबी किसी को खो देते हैं, जब उनका देहांत हो जाता है और उनके जाने के बाद भी हम उन्हें बहुत याद करते हैं, रोते हैं, बार बार उन्हें बुलाते हैं, तो जो ऑलरेडी गुजर चुका है वो ये पुकार को अनदेखा नहीं कर पाते हैं। और हम चाहते हैं ना कि हमारे प्रियजन जो हैं, मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाए, पुनः जन्म लेना ना पड़े, है ना। पर मैम को अपने दादा से बेहद लगाव था। ठीक है, मतलब वो जो कनेक्शन था ना,
कि दादाजी चले गए फिर भी समाधि पे जाके रोना, दादाजी को ही भगवान मानना। जैसे अगर दादाजी ज़िंदा होते तो दादाजी के पास वो शिकायत करती, पर जब दादाजी नहीं थे तो वो बहुत ना, मतलब मेंटली उनका अटैचमेंट जो बहुत स्ट्रांग था वो बहुत मिस करती थी। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने सुना कुछ देर पहले कि मैम मतलब अपना सभी जो भी उनका प्रॉब्लम था, स्कूल में कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ, घर में किसी ने डांट दिया, तो वो दादा से कहती थी, फिर सपने में दादाजी को याद करती थी, सपने में दादाजी को देखना। सो ये सब बहुत दिन से चल रहा था। तो साईं ने भी किया अपने भक्त पर कृपा। एक बार क्या होता है, शिरडी से दो आदमी मैम के घर आता है। 50-55 की उम्र होंगे दोनों के, और उनका गेटअप भी साईं जैसा ही था। सफ़ेद कपड़ा सर पे, कांधे में झोली, सर पर ऑरेंज कपड़ा, वाइट कलर का कुर्ता, कांधे में झोली। तो ये जब ये दोनों आदमी मैम के घर आया ना, तब घर पर कोई नहीं था। ओके, अब समय था गर्मी का, समर सीजन था। तो पहले ना मैम उन दोनों के लिए नींबू पानी पूछती हैं कि आप नींबू पानी पियेंगे, पर वो दोनों मैम से कहते कि नहीं, उन्हें मैम की हाथ की बनी हुई चाय पीनी है। तो मैम चाय पिलाते हैं दोनों को, और फिर वो दोनों मैम की बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ वो मैम को उनके पास्ट और प्रेजेंट, मतलब मैम के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। सरप्राइजिंगली जो भी वो बता रहे थे सब सच था। ओके, फिर दोनों मैम से कहते हैं कि अगर हम कुछ तुमसे मांगे तो तुम दोगी। तो मधु जी कहती है कि अगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आप जो कह रहे हैं वो अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। तो वो ना मैम से उनके दादाजी का जो आखिरी निशानी था, उनका एक टूटा हुआ रेडियो, वो मांगते हैं। तो मैम को ये बिल्कुल भी नहीं देना था, क्योंकि उनको अपने दादाजी से बहुत प्यार था, और वो टूटा हुआ रेडियो दादाजी की आखिरी निशानी थी। तो वो किसी भी हालत पे वो आखिरी निशानी नहीं देना चाहती थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर में कोई भी नहीं था, तो बिना पूछे, मतलब घर के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जो बड़े हैं, उनको ना बिना पूछे कैसे वो दे सकती है घर का सामान किसी अननोन व्यक्ति को। तो वो बहुत चालाकी से, अगर वो दे देती है तो फिर उन्हें डांट भी मिलता, तो वो बहुत चालाकी से और प्यार से मना कर देती है, ये कह के कि देखिए ये रेडियो जो है वो ख़राब है, टूटा है, तो इसको लेंगे तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा, और ये सब करने में जो खर्चा होगा ना, इससे आप एक नया रेडियो ख़रीद सकते हैं। सो प्लीज़ इसे आप मत लीजिए, आप कुछ और ले लीजिए। पर वो जो दोनों थे ना, वो कहाँ मानने वाले थे। वो दोनों मतलब रट लगाए रखे थे कि वो रेडियो ही चाहिए, वो टूटा फूटा जो आखिरी निशानी है तुम्हारे दादाजी का रेडियो, वो चाहिए। तो मैम उन्हें दे भी देते हैं, वो ना भी नहीं कर पाती, उनका मन बिल्कुल नहीं था देने का कि रेडियो मैं आपको दे दूं, दादाजी का आखिरी निशानी, पर वो ना भी नहीं कर सकी, और वो दोनों रेडियो लेके चले गए। और वो बताती है कि उस दिन के बाद से उनका साईं के प्रति अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो हर मुश्किल पे अब वो दादाजी के बदले साईं को याद करने लगी। मतलब उनका जो वो अटैचमेंट था ना, दादाजी से प्यार सभी करेंगे, पर वो जो उनका जो वो एक अलग ही है ना, मतलब दादाजी गुजर चुके थे, फिर भी वो दादाजी को पुल करके रखे थे अपने पास कि आप कहीं मत जाओ, आप मेरे लिए ही हो, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप, बार बार दादाजी को ढूंढना। तो वो जो अटैचमेंट होता है ना, अटैचमेंट का वो जो ज़रिया भी था कि एक रेडियो, साईं देखिए किस रूप में इनके घर में आते हैं, और वो जो आखिरी निशानी दादाजी का वो ले लेते हैं। वो वाला एक आप सभी के साथ मैंने एक अनुभव शेयर किया था, जहाँ पे साईं आते हैं और मैम के पास से छाता लेके चले जाते हैं। ठीक है, जिसके साथ मैम बहुत अटैच थी, पर वो अटैचमेंट मैम के लिए बोझ बन चुका था। तो साईं उनके पास से छाता लेके चले जाते। तो सिमिलरली यहाँ पे भी साईं, आई थिंक यहाँ पे ना मधु जी के दादा पर कृपा करते हैं, और ऐसे करके मधु जी का अटेंशन अपने दादाजी से मोड़ के अपने तरफ कर लेते हैं। आई कैन से साईं मधु जी के लाइफ में उनके दादाजी का जगह लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहूँ मैं, बट
दिस इज़ समथिंग रियली वेरी ब्यूटिफुल। सो मधु जी, थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पे मैं यही कह सकती हूँ कि साईं ने मैम के दादा पर कृपा किया, ठीक है, कि वो भी निश्चिंत नहीं हो पा रहे थे ना कि मेरे गुज़रने के बाद भी मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो मुझे मिस करती है, तो मैं कैसे मतलब शांति से रहूं। तो साईं देखिए कृपा करते हैं मैम के दादा के ऊपर और मैम के जीवन में ऐसे साईं प्रवेश करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच मधु जी, बहुत ही प्यारा सा अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया है, थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आपको भी अगर अपना अनुभव शेयर करना है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अनुभव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर साईं अनुभव सुनना पसंद है, बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।